Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today we will discuss some questions which was asked on 24th of August. जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था 24 अगस्त को प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट का, तो उसके 3 शिफ्ट मिला करके जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, just a small information for all of you that if you are preparing for any IBF certification exam, then Geeky Banker could be your friend. Okay, so here you will get chapter wise lecture, video lectures, then chapter wise MCQs, unit wise MCQs, and question asked in previous examinations, and then lecture PDF. You will be able to view the lecture PDF, but you will not be able to get it printed and will not be able to download. Okay, you can access our course over laptop, iOS app, Android app, anywhere you want. You can also download offline, but you will not be able to download the PDF. Okay, and this is our mobile number, so this is WhatsApp number also. So if any suggestion request you have, just drop a message over here. चलिए स्टार्ट करते हैं. So the first question is, what is the key advantage of a global payment system? देखिए, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का जो है वो एडवांटेज क्या है. देखिए, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सबसे पहले ये ऑनलाइन है, इजी टू यूज़ है, फास्ट है. जो ट्रेडिशनल चैनल थे, मान लीजिए चेक को देखो तो चेक में क्या था, स्लो था. ठीक है ना, ट्रेडिशनल मेथड्स जो भी थे. तो जो की एडवांटेज ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का है सबसे बड़ा है कि ये ओवर द इंटरनेट यू कैन यूज़, फास्ट है और क्या है, इजी टू यूज़ है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन डेंजर ऑफ डाउनलोडिंग एप्स केयरलेसली ऑन अ मोबाइल डिवाइस. ठीक है, कि यदि मान लीजिए कि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये साइबर क्राइम पर, है ना, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट. तो ये क्वेश्चन एक आया था ऐसे ही कि देखिए मान लीजिए यदि आप कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो ऐप जब भी डाउनलोड करें तो ऐसा नहीं कि आपको कोई लिंक भेज दिया मैसेज में, बोलेगा भाई डाउनलोड कर लो. तो आजकल बहुत सारा स्कैम आ रहा है कि आपको पीएम स्कीम्स के नाम से दे देंगे, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे वो रिमोटली आपका मोबाइल एक्सेस हो जाता है. देन यदि आपका जो पेमेंट ऐप है यदि वो इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है उसमें, क्या होगा कि पैसा आपका चला जाएगा. तो जब भी हमें डाउनलोड करना होगा ऐप, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर है, ठीक है, और एप्पल के लिए एप्पल स्टोर है, तो आप वहीं से डाउनलोड करिए. यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक्सपोजर टू वल्नरेबिलिटीज दैट कॉम्प्रोमाइज द डिवाइस सिक्योरिटी. ठीक है, एक बार आपका डिवाइस अनसिक्योर हुआ तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा एक तरीके से पब्लिक हो जाएगा. ठीक है, तो डाउनलोडिंग एप्स केयरलेसली कैन एक्सपोज द डिवाइस टू वल्नरेबिलिटीज दैट अफेक्ट्स इट्स फंक्शनिंग एंड सिक्योरिटी. ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट रोल डिड द पेमेंट सिस्टम डेवलपमेंट ग्रुप PSDG प्ले इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. PSDG जो है वो क्या करता है. देखिए, जो हमारा PSDG है तो इट एडवाइज्ड इम्प्लीमेंटिंग अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. ऐसे देखिए एक्सप्लेनेशन में आप देखें, द पेमेंट सिस्टम डेवलपमेंट ग्रुप played a crucial role in enhancing government payment programs by focusing on the development and modernization of payment system, especially in the context of government payment. ठीक है, कि गवर्नमेंट पेमेंट जो है वो उसको कैसे अच्छा किया जाए, कैसे बढ़िया किया जाए. ठीक है, तो वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एडवाइज्ड एंड ऑन सपोर्टिंग द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, पर्टिकुलरली फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. ठीक है, जिससे इफिशियंसी और सिक्योरिटी जो है वो इनहेंस हो सके. नेक्स्ट, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स कोड अंडर IT एक्ट. देखिए, जब भी कंप्यूटर सोर्स कोड से कोई भी टेम्परिंग करेगा, ठीक है, देखिए जो सेक्शन 5 सेक्शन IT का जो सेक्शन 65 है, ठीक है, तो ये जनरली डील करता है किससे, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स कोड से. यदि सोर्स कोड के साथ हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, कोई भी छेड़छाड़ करेगा, तो क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 साल के लिए,
और फाइन हो सकता है 2 साल के लिए। ठीक है, तो टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स कोड इज अ सीरियस ऑफेंस विद पेनल्टीज इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ठीक है, सोर्स कोड के साथ यदि टेम्परिंग होगा तो सेक्शन 65 ऑफ आईटी एक्ट जो है उससे क्या होगा कि इम्प्रिजनमेंट होगा 3 साल तक और 2 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर रिजिड रूल्स फॉर सिक्योरिटी इक्विपमेंट, यस और नो? तो नो होगा। देखिए आप सोचिए कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स हम जो भी लेते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स हम जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं वो क्या है कि समय के साथ बदल सकता है। जैसे ही मान लीजिए कि आपके पास कोई नया कुछ थ्रेट पता चलता है, ठीक है, 0 डे थ्रेट और बहुत सारा थ्रेट है, तो फिर उसको हम काउंटर करने के लिए क्या है, प्रोविज़न आप लाते हो। ठीक है, तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर फ्लेक्सिबल मेजर्स नॉट रिजिड रूल्स टू अडेप्ट टू इवॉल्विंग थ्रेट्स। रिजिड रूल्स नहीं है, एडेप्टिव है। ठीक है, चूंकि थ्रेट इवॉल्व हो रहा है तो सिक्योरिटी रूल्स को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। तो हम ऐसे रिजिड बना के रख देंगे तो काम नहीं चलेगा। सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर रिजिड रूल्स फॉर सिक्योरिंग इक्विपमेंट, यस और नो? बिग नो। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्स इन द आईटी एक्ट, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, ये आईटी एक्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं। नेक्स्ट क्या है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट कैन समवन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर हैकिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया? तो आउटसाइड इंडिया से यदि हैकिंग होता है तो ये क्या हो जाएगा, सेक्शन 75 ऑफ आईटी एक्ट। ठीक है, सेक्शन 75 ऑफ आईटी एक्ट। ठीक है, यदि कोई आउटसाइड इंडिया से करता है तो ये हो जाएगा हमारा सेक्शन 75। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वर सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट इन द आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में जो हुआ था उसका मेन अमेंडमेंट क्या था? देखिए, इफ यू विल टॉक अबाउट 2008 अमेंडमेंट तो उसमें क्या आया था आप याद करो। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो डिजिटल सिग्नेचर था, ठीक है, तो नाउ डिजिटल सिग्नेचर विल बी कॉल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, इसका रीजन ये था कि जो इसका ऑथेंटिकेशन का जो स्कोप था उसको बढ़ा दिया गया था, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। सर्टिन को जो है, ठीक है, सर्टिन को जो है वो एक नोडल एजेंसी बना दिया गया था, नोडल एजेंसी। ठीक है, न्यू साइबर क्राइम्स जो भी है उनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर टेररिज्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, फिशिंग, ये सब नया आया था न्यू साइबर क्राइम्स में। उसके बाद आपको सेक्शन 66A ऐड किया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको हटा दिया गया था 2015 में, 2015 में, बट ये आया था वही, यदि आप साइबर स्टॉकिंग याद होगा तो। ठीक है, ऑफेंसिव मैसेज किसी को भेजना, ये सब। डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी आया था, लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरीज आया था, ग्रीवांसेज रिएड्रेसल मैकेनिज्म आया था। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स नाउ विल बी वैलिड 2008 के बाद ही हुआ था। पेनल्टी के स्कोप को और बढ़ाया गया था। तो ये सारा कुछ आया था 2008 में। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मतलब डिजिटल सिग्नेचर को चेंज कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में। सर्टिन एज ए नोडल एजेंसी, न्यू साइबर क्राइम्स, लेकिन उसके बाद भी 66A वाला जैसे मैंने बोला। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी पे बहुत ध्यान दिया गया। enhance penalties, increase penalties for various offenses, reflecting the growing significance of cyber security. ठीक है, तो यही सब इंपॉर्टेंट सब था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट हेल्प्स प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एसेट फ्रॉम रिस्क? तो आप जो है वो आपका जो इंफॉर्मेशन एसेट है उसको रिस्क से कैसे बचाओगे? सिंपल, एन एफिशिएंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एन एफिशिएंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, एन एफिशिएंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, यानी efficient security controls are essential in safeguarding both physical and informational asset. ठीक है, efficient security control हम यदि इंश्योर करते हैं तो हम अपना जो भी इंफॉर्मेशन एसेट है उसको सेफ गार्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट एक्शन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक टू प्रमोट ई कॉमर्स? देखिए, ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? तो सबसे पहला क्या किया गया, ठीक है,
कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स था उसको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है ना। 2008 में सबसे पहले क्या हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो बन रहे थे बनेंगे तो वो वैलिड होंगे, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको एक वैलिड स्टेटस दिया, ठीक है 2008 में ही। तो रिकॉग्नाइज्ड ऑल इलेक्ट्रॉनिक डेटा एज वैलिड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन द आईटी अमेंडमेंट्स एक्ट। तो ई कॉमर्स आजकल क्या होता है, ई कॉमर्स जब आप करते हो तो वहीं पे इनवॉइस जनरेट होता है, सब कुछ होता है और वो हर जगह वैलिड भी होगा। यदि आप लीगली भी उसे चैलेंज करोगे तो डेट विल बी वैलिड। तो ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, तो ई रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा था उसको रिकॉग्नाइज किया, खत्म। हाउ इज द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रक्चर्ड। तो देखिए इंडियन टैक्सेशन सिस्टम ना दो पार्ट में चलता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, मान लीजिए कोई भी सामान आप खरीदते हो तो सेल टैक्स देते हैं ना एक तरीके से, ठीक है। तो हो गया। नेक्स्ट, व्हाट एरियाज डिड द गोपाल कृष्णा कम वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट कवर। देखिए गोपाल कृष्णा वर्किंग ग्रुप जो था, जो आपको आरबीआई ने कमीशन ने 2010 में किया था, तो इनका मेन एजेंडा देखिए क्या था, स्ट्रेंथनिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन, आईएएस ऑडिट, आईटी सर्विसेज आउटसोर्सिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम। ये सारा जो है वो गोपाल कृष्णा वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट में जो है वो कवर था, ठीक है। ये सारे एरियाज थे इसके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर रिप्लेसिंग स्ट्राइप बेस्ड कार्ड विथ चिप बेस्ड कार्ड। देखिए सबसे पहले क्या था, मैग्नेटिक स्ट्राइप वाला कार्ड आता था ना, जैसे कि आपका कार्ड है तो ऐसे करके रहता था, बाद में जो कार्ड आने लगा तो यहाँ पे एक चिप हो गया, चिप डाल दिया। लेकिन अभी क्या था कि यहाँ भी चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी हैज ऑन वल्नरेबिलिटीज, और ये क्लोनिंग यहाँ भी हो रहा था, ठीक है, क्लोनिंग रिस्क यहाँ भी हो रहा था। बाद में इसी को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट अभी 1 अप्रैल 2024 से क्या कर दिया कि रिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएंट ऑफ कार्ड आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्टलेस कार्ड ही जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्टलेस कार्ड ही रहेगा, जिससे क्लोनिंग से बचा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, पीसीआई डीएसएस और आईएसएमएस ये जो है वो क्या है, ठीक है, पीसीआई डीएसएस और आईएसएमएस जो है वो क्या है। देखिए पीसीआई डीएसएस क्या है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। देखिए पीसीआई डीएसएस स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है। मुझे लगता है ये 2007 जो अपना पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है ना, उसी के टाइम में ये भी आया था, ठीक है। देखिए पीसीआई डीएसएस स्टैंडर्ड बात करता है क्या कि यदि आप कार्ड पेमेंट लेते हैं, ठीक है ना, कार्ड ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है कोई भी एंटिटी, तो कुछ कंप्लाइंस दिया गया है, वो कंप्लाइंस उसको करना पड़ेगा। इसमें 12 की रिक्वायरमेंट है कंप्लाइंस के लिए, ठीक है। पर्पस क्या है, टू इनहेंस सिक्योरिटी अराउंड द प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन एंड टू प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डेटा फ्रॉम थेफ्ट और फ्रॉड। क्या है, PCI DSS is a set of security standard designed to ensure that all companies that accept, process, store or transmit credit card information maintain a secure environment. It was developed by major credit card companies like Visa, MasterCard, American Express to protect cardholder data and reduce credit card fraud. और ये PCI DSS जो आया था वो 2004 में आया था, ठीक है। और हमारे यहाँ जो मेजर एक सर्कुलर आया था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट वाला, वो 2007 में आया था, ठीक है। तो PCI DSS तो समझ गए कि जहाँ पे भी कार्ड ट्रांजेक्शन होगा तो भाई कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। हर साल ऑडिट करा के करना पड़ता है कि हाँ ये PCI DSS कंप्लाइंट है कि नहीं है, ठीक है। उसमें नए नए पैरामीटर्स भी ऐड किया जाता है टाइम टू टाइम। अब क्या कि ISMS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ कंपनीज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. It includes policies, procedures and control designed to secure data and reduce risk related to information security. ठीक है, it includes policies, procedures and controls
which has been designed to secure data and reduce risk related to information security. ISMS is often based on international standard like ISO IEC 27001, which provides a framework for managing information security. It involves identifying information asset, assessing risk, and implementing controls to protect those assets. ठीक है. Which country is a major supplier of IT peripherals? तो IT peripherals चाइना ही सप्लाई करता है क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत बड़ा है. ठीक है. How printouts of a record is stored in a computer admissible in court? कोर्ट में यदि आपको प्रिंट आउट रखना है तो कुछ नहीं, वो डिजिटली साइंड हो तो हो जाएगा काम. साइंड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और रेस्पॉन्सिबल पर्सन द डेटा ओरिजिन, कि भाई सिस्टम से ही निकाल के दिए हैं, यदि वो साइन कर देगा तो दैट विल बी अ वैलिड proof in a court. So certification by a responsible person ensuring the authenticity of computer stored data presented as evidence. Which technique is commonly used by a fraudster to clone cards? तो उसको टर्म बोलते हैं scheming. Scheming involves capturing card information using devices to clone the card. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है? In which field does the enforcement directorate primarily ensure compliance? तो देखिए ईडी का जो काम है वो दो ही में है, पीएमएलए में और फेमा में. एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग में, और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में. तो यहीं पे उनको जो है वो चेक रखना होता है. साइबर एक्सटॉर्शन क्या है? तो साइबर एक्सटॉर्शन क्या है कि मैं आपका कंप्यूटर सीज कर लूँ और आपको कोई इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं करने दूँ. साइबर एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व एलिमेंट लाइक रैंसमवेयर, espionage and terrorism covered under various legal framework. A crime involving data theft, blackmail and monetary demand often linked to ransomware. This is called cyber extortion. ठीक है. जो जनरल एक्सटॉर्शन होता था ना, जैसे मान लीजिए, तो साइबर एक्सटॉर्शन किसी के सिस्टम को हैक कर लेना, पैसा मांगना, ठीक है. रैंसमवेयर और ये सब जो है सब इसी का पार्ट है, साइबर एक्सटॉर्शन का पार्ट है. किसी भी तरह एक्सटॉर्शन करके पैसा बनाना, लेकिन साइबर वर्ल्ड में. नेक्स्ट क्या था? कार्ड इंडस्ट्री बॉडी इशू डिजिटल सिग्नेचर. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो सब रेबड़ी की तरह बांटना स्टार्ट कर देगा ना, है ना. ऐसा होता तो मान लीजिए कि आधार का डेटा सिर्फ यूआईडीआई क्यों रखता है, ले देता लोकल बॉडीज को रखिए, फिर उसमें भी करप्शन चालू हो जाता. पता चला कि एक आदमी का 4 आधार नंबर घूम रहा है मार्केट में, है ना. तो इंडस्ट्री को नहीं है, इसके लिए जो है वो अथॉरिटीज़ हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ होते हैं. तो क्या है कि द डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया डजंट इशू डिजिटल सिग्नेचर्स. इंस्टीड डिजिटल सिग्नेचर्स आर इशूड बाय लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ इन इंडिया. दीज CAs सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ are responsible for verifying the identity of individuals or organizations before issuing digital certificates which are used to create digital signature. The CAs are regulated by the controller of certifying authorities under the Information Technology Act. तो CAs करते हैं, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होते हैं, गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देता है कि तुम कर सकते हो. तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कैन इशू डिजिटल सिग्नेचर. ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे. मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने शेयर किए थे तो 4-5 सेट बना के मैंने डाल दिया है. ठीक है. सारे क्वेश्चंस तो कवर नहीं है, लेकिन उसमें मैक्सिमम है. तो आप लोग भी जब एग्ज़ाम दोगे तो आप मुझे जो है वो क्वेश्चन शेयर करना, ठीक है. फिर मैं उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के ऐसे ही अपलोड कर दूंगा जिससे दूसरों को हेल्प मिल सके. ठीक है. तो अगेन आई विल रिमाइंड यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी IIBF सर्टिफिकेशन एग्जाम देन कम एंड download Geeky Bankers app. Okay, and for any suggestion request, this is our WhatsApp number, calling number, so please call, drop a message regarding suggestion and request. And if you have not subscribed our channel yet, so please come and subscribe our channel. Our app is both for iOS platform and Android. Okay, so thanks for watching. Thank you.